हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे एक नई सीरीज़ स्टार्ट। नई सीरीज़ में क्या स्टार्ट करेंगे? नई सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स सीबीएसई मैथमेटिक्स क्लास 11th। इसमें प्रॉपर हम पूरे चैप्टर बिल्कुल डीप से, बिल्कुल सही तरीके से, सटीक तरीके से करेंगे। तो सीबीएसई क्लास 11th क्या? सीबीएसई क्लास 11th मैथमेटिक्स है ना। तो इसमें हम बिल्कुल सटीक तरीके से एकदम पूरे जो चैप्टर है एकदम क्लियर करेंगे। क्या करेंगे? हर एक चैप्टर को इंट्यूशन देखेंगे, उसको इंट्यूशन देखने के साथ उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग के साथ क्वेश्चन भी ऐसे कि बिल्कुल जो हार्ड से इजी तक के, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्या होगा? हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए, आज स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th सीबीएसई है ना। तो सीबीएसई का फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ कि सेट्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। तो सेट्स में पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन कि इंट्रोडक्शन क्यों, मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, आगे किस चैप्टर में यूज़ होगा। तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। सेट्स में क्या देखेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेट्स का इंट्रोडक्शन, सेट्स है क्या, सेट्स कितने प्रकार के होते हैं, सब टाइप्स देखेंगे, सेट्स के टाइप्स देखेंगे। सेकंड देखेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, सेट्स क्या है और उनके रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है उसको हम देखेंगे। जैसे रोस्टर, सेट बिल्डर, ऐसे अपन देखेंगे है ना। सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, क्या? सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। और फिर देखेंगे हम सेट्स में एम्प्टी सेट क्या है, दी एम्प्टी सेट है ना। तो सेट्स के कई टाइप्स है, जिसमें एक टाइप है दी एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट भी देखेंगे। फोर्थ पे देखेंगे हम फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है एंड इनफाइनाइट सेट क्या है, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट ये भी देखेंगे हम कि सेट्स में फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या है। टोटल कवर करने वाले हैं इसमें हम है ना। देखेंगे फिफ्थ पे इक्वल सेट क्या है, इक्वल सेट के बारे में देखेंगे। तो मैं सेट्स के ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ ये कि सेट्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे सबसेट्स। सेट्स के जो सबसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल डीपली हर एक लाइन को समझते हुए, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे है ना। यूनिवर्सल सेट क्या है? जैसे 100% है तो हम 99.99% पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। 1% भी ऐसा नहीं होगा, 0.1% वो होंगे जो कि इररिलेवेंट होंगे। बट 100 में से 99% मैं आपको करवा दूंगा। हर एक लाइन को डीपली समझाऊंगा, हर एक लाइन का मतलब क्या है, हर एक लाइन क्यों लिखी है, बुक में क्यों लिखी है, हर एक लाइन का मतलब मैं बताऊंगा। एट्थ पे क्या है? एट्थ पे है वेन डायग्राम से मैं बताऊंगा कि सेट कैसे इंटरसेक्शन बनाता है, कैसे यूनियन बनाता है, कैसे सब्ट्रैक्शन बनाता है, ए माइनस बी कैसे बनाता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कैसे बनाता है ना। ये मैं बताऊंगा। तो वेन डायग्राम भी बनाएंगे कि वेन डायग्राम से कैसे अपन सोल्व करते हैं वेन डायग्राम। और 9th पे है ऑपरेशन ऑन सेट्स को ऑपरेशन देखेंगे कि क्या क्या है ऑपरेशंस ऑन सेट पे हम ऑपरेशंस भी देखेंगे कि क्या क्या ऑपरेशंस है। और लास्ट में देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है। तो हम ये 10 टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे और इतनी डीप से करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, और इतनी डीप से करेंगे कि आप हर एक लाइन का मतलब समझेंगे। इसमें 1% भी ऐसा नहीं होगा कि स्किप करवाऊंगा। मैंने बोला गारंटी के साथ बोलूँगा कि 100 में से मैं 99% करवाऊंगा। और 1% वो
कि जो वो छूटेगा कि जो ऐसे ही मतलब लिखा है। बाकी एक एक लाइन में हर चीज़ डीपली और बिल्कुल इंट्यूशन के साथ समझाऊंगा, है ना। तो देखिए आप कैसे इंट्रोडक्शन समझेंगे सेट्स में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर सेकंड में सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टी, सेट्स एंड देयर प्रॉपर्टी। थर्ड पे द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट क्या होता है ये भी समझेंगे। फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, इक्वल सेट क्या है, सबसेट क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है, वेन डायग्राम क्या है, ऑपरेशन ऑन सेट्स कैसे यूज़ करते हैं, कैसे लगाते हैं, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, जो सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि सेट्स के जो वो है कि सेट्स मतलब किसने जो इन्वेंशन किया था, है ना, इन्वेंशन किया था, जैसे उसका वो भी बताऊंगा, उसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि कौन था जॉर्ज केंटर, कौन था, कब इसने इस पे वर्क किया। सेट का यूज़ आगे भी है, बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि CSIR नेट, सेंट्रल लेवल की CSIR नेट, है ना, और IIT एंट्रेंस MSc के लिए, गेट ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना, उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गेट के लिए भी हम देखेंगे, है ना। तो देखिए सेट्स पे मैं अब शुरू करवाता हूँ कि कैसे, ये ओवरव्यू दे दिया मैंने कि सेट्स पे हम ये पढ़ेंगे, है ना। तो अब डीपली इस पर पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा यहीं से यहीं लास्ट तक अपन डिस्कस करेंगे, एक भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। तो देखो सेट्स का इंट्रोडक्शन, मैंने बोला था कि बिल्कुल बेसिक से है, तो इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले कि भैया सेट है क्या, मतलब सेट की इन्वेंशन कब हुआ, किसने किया, और क्या यूज़ है, किस में यूज़ आएगा, आगे के चैप्टर में यूज़ आएगा कि नहीं, कितने चैप्टर में आएगा, कैसे आएगा, है ना। तो क्या है, द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन, किसने की थी, डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन, एक जर्मन के मैथमेटिशियन ने की थी, जिसका नाम क्या था, जॉर्ज केंटर, जिसका नाम था जॉर्ज केंटर। इसकी आगे भी केंटर्स थ्योरी है, जिसमें बोलता है केंटर्स थ्योरी कि जो उसका सबसेट है, मतलब जो उसका पावर सेट है वो सबसेट के इक्वल नहीं हो सकता, है ना। जो पावर सेट है वो सबसेट के इक्वल नहीं हो सकता, उसने जो पावर सेट है वो सबसेट के साथ वन फंक्शन या वन फंक्शन डेवलप नहीं, मतलब बना नहीं सकता, ये उसने आगे बोला था बहुत, है ना। केंटर एक बहुत बड़ा वो मैथमेटिशियन था जिसने सेट्स थ्योरी के बारे में पूरी वो लिखी थी, है ना, जानकारी लिखी। तो यहाँ पे देखो उसने कब किया था, ये 1845 से 1918, है ना, 1845 से 1918, है ना। तो यहाँ देखो यूज़ ऑफ सेट्स, मैंने लिखा यूज़ ऑफ सेट्स, इंट्यूशन देखो, यूज़ ऑफ सेट्स क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स यूज्ड इन रिलेशंस, जब हम रिलेशंस पढ़ेंगे कि कैसे एक दूसरे से नंबर रिलेट कर रहे हैं, जैसे 1 2 से रिलेट कर रहा है, मतलब 1x+1 का रिलेशन होगा इसमें, तो 2 से रिलेट कर रहा होगा। जब x+1 का रिलेशन है तो x में 1 रखेंगे तो 2 आएगा, जैसे 2 4 से कर रहा है तो x² रिलेशन होगा। ऐसे इसमें रिलेशन में भी देखेंगे, एंड फंक्शन में भी यूज़ होगा, द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, जब ज्योमेट्री की हम स्टडी करेंगे, सीक्वेंस क्रम जो उसकी स्टडी करेंगे, प्रोबेबिलिटी की जब स्टडी करेंगे, तो रिक्वायर्ड क्या होगा, नॉलेज ऑफ सेट्स। तो हमें सेट्स का नॉलेज होना आवश्यक है, उसके लिए ज़रूरी है, रिक्वायर्ड है, हमें क्या है, सेट्स का नॉलेज होना रिक्वायर्ड है वहाँ पे। तो देखिए कैसे इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में क्या करा था, सेट्स का इन्वेंशन या उसका डेवलप्ड किसने की थी, डेवलप्ड बाय जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज केंटर। कब की थी 1845 से 1918 के बीच में। और यूज़ क्या है इसका रिलेशन, फंक्शन और ज्योमेट्री, सीक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी में इसका कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, रिक्वायर्ड नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, है ना। और देखेंगे हम इस पर कि क्या अब आगे इसकी डेफिनेशन है, क्या रिप्रेजेंटेशन है, कि सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे। तो आगे देखिए सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। देखो फर्स्ट वाला अपना कंप्लीट हो गया, अपने को 10 जो टॉपिक है अपने सेट्स क्या, इंट्रोडक्शन, सेट एंड रिप्रेजेंटेशन, और आगे एम्प्टी सेट वगैरह, तो वेन डायग्राम वगैरह सब बिल्कुल बेसिक
और बिल्कुल डीप तरीके से समझाऊंगा, उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, हर क्वेश्चन आप कर पाओगे, ऐसा मैं करवा दूंगा। तो अब देखिए सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। तो देखिए अब क्या मैंने देखा, इंट्रोडक्शन देख लिया किसकी, जो डेवलप्ड बाय जॉर्ज कैंटर इन 1845 से 1918 है ना, 1918 है ना, 1845 से 1918। अब देखेंगे सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। सेट्स क्या है, उसका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो अपन ने देखा होगा, हमने देखा कि हम वेरियस प्रकार के कलेक्शन को देखते हैं, अनेक प्रकार, जैसे द सेट ऑफ इंडियाज़ रिवर, इंडिया में कितनी रिवर्स है, सेट ऑफ इंडियाज़, सेट ऑफ कंट्रीज़ है ना, इन दी वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज़ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, द फैक्टर ऑफ 18, ऐसा कुछ कलेक्शन देखा है ना। इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन। इन्हें अपन जो अपनी लाइफ में दिनचर्या में जो देखते हैं, कलेक्शन देखते हैं, वो डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे किसने बोला कि द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर, तो अपन ने बोला कि ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और उनका कलेक्शन है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स से मतलब कुछ भी हो सकता है, प्लेयर हो सकते हैं, रिवर्स हो सकती है, वोवेल्स हो सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो सकते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन हो सकती है ना, तो ये सब हो सकते हैं। तो सेट्स की डेफिनेशन क्या है, सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे वेल का यूज़ क्यों किया मैंने, वेल डिफाइंड का मतलब है कि उसे अच्छे से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला द रिवर ऑफ इंडिया, तो हमें पता है कि द रिवर ऑफ इंडिया क्या क्या है, गंगा, गोदावरी है ना, ऐसे। और तो हमने बोला कि वेल डिफाइन होना चाहिए, मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए। अब किसी ने बोल दिया कि द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन मैथमेटिक्स है ना, तो किसी के हिसाब से कोई दूसरा हो सकता है, किसी के हिसाब से कोई दूसरा हो सकता है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है। किसी ने बोल दिया क्लास 10th में सबसे इंटेलिजेंट बच्चों को ढूंढ के लाओ, 2 बच्चों को खड़ा किया और उनसे बोला कि तुम क्लास 10th में इतने बच्चे सारे इंटेलिजेंट अपने अपने हिसाब से लेके आओ, तो वो एक बच्चा 3 को चुन के लाया, उसके अलग है, वो बच्चा 4 को चुन के लाया, वो उसके अलग है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। हर किसी के नज़रिए से कोई इंटेलिजेंट हो सकता है, कोई नहीं हो सकता। जैसे हम यहाँ पे वेल डिफाइन का यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण हम यहाँ पे वेल डिफाइन का यूज़ कर रहे हैं, वो एकदम वेल डिफाइन होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा द इंडियाज़ क्रिकेट टीम, द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर, यहाँ पर इंडिया के क्रिकेट टीम के प्लेयर डिस्टिंक्ट है और वेल डिफाइंड है। अपन बोलेंगे कि क्रिकेट टीम प्लेयर होने चाहिए, तो सब जो अलग अलग है वेल डिफाइंड है कि हाँ ये इंडियन क्रिकेट है भैया, दूसरों इंग्लैंड के खिलाड़ियों को थोड़ी गिनेंगे, इसमें इंडियन के प्लेयर को थोड़ी गिनेंगे, यहाँ पे इंग्लैंड के, यहाँ पर सिर्फ इंडियन क्रिकेट, तो वो वेल डिफाइंड है कि कितने इंडियन क्रिकेटर है ना इंडिया में, है ना। अब देखेंगे द रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया में कितनी रिवर है, रीवा, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, तो ये सब इंडिया में हम जो रिवर्स है उनका कलेक्शन भी यूनिक है। और द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में AEIOU, वो भी क्या हैं, वो भी डिस्टिंक्ट है, उनको हम लिख सकते हैं। तुम 10 से पूछोगे वो भी वही बताएगा कि AEIOU के अलावा कुछ नहीं है, 1000 से पूछोगे वो भी बताएगा AEIOU के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही रिवर के बारे में पूछोगे कि तो 10 जना भी वही बताएगा इतनी रिवर है, और 1000 लोग भी वही बताएंगे कि इतनी रिवर है। और इंडियन प्लेयर की पूछोगे तो 1 जना भी वही बताएगा और 10 जना भी सेम ही बताएंगे। तो वेल डिफाइंड है, सबके लिए वो है कि सबको मतलब सबका मानना है कि यही है सब, मतलब वो वेल डिफाइंड है बिल्कुल एकदम तरीके से, व्यवस्थित रूप से है ना। और यहाँ पे देखो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, आप सबसे पूछा कि इसका इक्वेशन क्या सॉल्यूशन क्या है, तो सब बताएंगे 2 और 3 इसके सॉल्यूशन है, जो कि वेल डिफाइंड है, इसके अलावा कोई नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड सब जगह लागू होगा। यहाँ पे जैसे सब बोलते हैं हिंदी वेल डिफाइंड है, क्योंकि हिंदी
का एक अलग ही वो है ना, तो वेल डिफाइंड है, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे इंडियाज़ लैंग्वेज, तो इंडियाज़ में वेरियस प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है, तो वेल डिफाइंड है वो भी। अगर हम गिनती करें उनकी तो वेल डिफाइंड में आएगी। अब हम देखेंगे कि भाई सेट्स को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। तो अब इसके आगे हम सेट का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। सेट देख लिया हमने, सेट क्या है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसका डिस्टिंक्ट अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का, है ना, अलग अलग वस्तुओं का। एंड द इंडियन क्रिकेट टीम प्लेयर, द रिवर ऑफ इंडिया, द रिवर्स ऑफ इंडिया, द वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इन एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 6 विद 2 and 3, यानी 2 और 3 का सॉल्यूशन है ना। तो ये वेल डिफाइंड है सारे एग्जाम्पल्स, है ना। तो अब देखेंगे हम इसका आगे द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ कलेक्शंस, है ना, जो एग्जाम्पल लिखाया जो कलेक्शन है कुछ सेट्स का, है ना। जैसे एन जेड क्यू आर जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस, ये क्या है, कलेक्शन, है ना। तो एन क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर मैंने एन लिखा तो मतलब द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड क्या है, जेड द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्यू क्या है, क्यू है द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, क्या है, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। आर क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, है ना, रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और जेड प्लस क्या है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे क्यू प्लस क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, हर पॉजिटिव रेशनल नंबर का सेट है। आर प्लस क्या है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे वेरियस टाइप के सेट्स का वो एग्जाम्पल दिया है कि क्या है, एन जेड क्यू आर जेड प्लस क्यू प्लस और आर प्लस ये है ना। तो द सिंबल फॉर द स्पेशल सेट गिवन अबो, ये क्या है, सिंबल ऑफ द स्पेशल सेट, ये स्पेशल सेट है जिसमें हम यहाँ पे एन दे देंगे, जेड दे देंगे, क्यू दे देंगे, आर दे देंगे, जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस। तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब ये होता है, एन का मतलब ये होता है, जेड का मतलब ये होता है। इसी प्रकार सिमिलरली, है ना, कि यही आपको समझ जाना है। आगे द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट, जब हम देखेंगे कि भैया सेट्स आगे, तो हम इन सिंबल्स का यूज़ करेंगे आगे, है ना। तो आपको समझ जाना है वहाँ पे, है ना, कि किसकी बात हो रही है। अगर मैंने आर लिखा तो टोटल द सेट ऑफ रियल नंबर की बात हो रही, मैंने क्यू प्लस लिखा तो वहाँ पे देखेंगे कि ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जेड तो वहाँ पे ऑल इंटीजर की बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको समझ जाना है आगे, तो आप देख लीजिए एक बार, है ना, और नोट कर लीजिए, है ना। तो देखिए यहाँ पे देखिए अपने को सेट्स में द फॉलोइंग पॉइंट में बी नोटेड, नोट कर लिए 3 पॉइंट है। देखो 3 पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एलिमेंट एंड मेंबर्स जो होते हैं, ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स एंड मेंबर्स आर सिनोनिम्स टर्म्स। मतलब या तो सेट के एलिमेंट को ऑब्जेक्ट बोल दो, या एलिमेंट्स बोल दो, या मेंबर्स बोल दो, है ना। या तो ऑब्जेक्ट बोल दो, या मेंबर्स बोल दो, या एलिमेंट्स बोल दो, तीनों एक ही है। अगर हम बोलेंगे कि सेट के ऑब्जेक्ट से है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सिनोनिम से, एलिमेंट से है तो भी कोई दिक्कत नहीं, और मेंबर से है तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखेंगे सेट्स को कैसे डिनोट करते हैं। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। सेट को कैसे लिखते हैं, लेट से मैंने बोला कि ए इज ए सेट, तो सेट को कैपिटल लेटर में लिखेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो मैंने लिखा कैपिटल लेटर, है ना, बी एक कैपिटल है, सी एक कैपिटल है, और एक्स वाई जेड ETC ऐसे लिखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने बोला ए एक सेट है, तो हम बड़े लेटर से डिफाइन करेंगे, ना कि उसे स्मॉल लेटर से डिफाइन करेंगे, ये गलत है। ये एक सेट नहीं है। सेट क्या है, ए इज सेट, तो सेट को कैपिटल से लिखेंगे कि ए इज सेट, है ना, ए इज सेट। तो ऐसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होना चाहिए सेट, है ना। थर्ड क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। देखो सेट्स को अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, बट जो उसके मेंबर्स है, मेंबर्स बोल लो, ऑब्जेक्ट बोल लो, एलिमेंट्स बोल लो, उसको अपन रिप्रेजेंटेड करेंगे स्मॉल लेटर। स्मॉल लेटर मतलब
ए बी सी डी ऐसे स्मॉल लेटर है ना, ETC है ना, ETC ऐसे है ना, तो अपन इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये 3 पॉइंट नोट करने वाले हैं कि सेट को अपन कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको या तो मेंबर्स को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे या मेंबर्स बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिनोनिम्स है ना। द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर से करेंगे, स्मॉल ABCD ऐसे है ना। तो आप समझ चुके होंगे कि ये कैसे 3 पॉइंट मैंने नोट करवाए हैं। अब देखेंगे हम कि इन इफ़ A इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, मान लो मैंने बोल दिया कि A इज, रुको मैं इस स्लाइड को मिटा देता हूँ। तो देखिए अब नोट देखिए, नोट स्पेशल नोट है भाई, स्पेशल नोट है ना। इफ़ A इज एन एलिमेंट ऑफ ए, अगर A एक एलिमेंट है किसका, सेट A का, सेट A है, एलिमेंट क्या है, स्मॉल a, सेट को क्या करते हैं, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके एलिमेंट्स को किससे, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी से दैट A बिलोंग्स टू A, मतलब क्या है कि जो A है वो किससे बिलोंग कर रहा है, A से कर रहा है, मतलब सेट A से बिलोंग कर रहा है। जो द ग्रीक सिंबल ऑफ, द ग्रीक सिंबल क्या है यहाँ पे, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, इज यूज्ड टू डिनोट, ये क्या डिनोट करता है कि बिलोंग्स टू, एक फ्रेजेस क्या बोलते हैं अपने, बिलोंग्स टू। अगर मैंने बोला कि A एक एलिमेंट है जो A में आता है, A का एक एलिमेंट है, तो हम क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन का यूज़ करेंगे और उसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। कैसे लिखेंगे, दस वी राइट A बिलोंग्स टू A। इसको कैसे पढ़ेंगे कि A बिलोंग्स टू A, मतलब A से बिलोंग करता है, A में से आता है, सेट A में से आता है। उसी प्रकार अब मैंने बोला इफ़ B इज नॉट बिलोंग्स टू A, अगर B नहीं आता सेट A में से, तो क्या बोलेंगे, ग्रीक शब्द है ये, ग्रीक वर्ड, ये सिंबल है ग्रीक, इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट है ना, ये है एप्सिलॉन और ऐसे काट देते हैं तो क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बोलेंगे, B डज नॉट बिलोंग्स टू A, यहाँ पर A जो है सेट A से आ रहा है बट B A से नहीं आ रहा है, तो ये B को क्या बोलेंगे, B डज नॉट बिलोंग्स टू A, B डज नॉट बिलोंग्स टू A है ना, क्या लिखेंगे, B डज नॉट बिलोंग्स टू A। तो A से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, अगर A में होगा तो बिलोंग्स टू, नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। ये क्या है, ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक सिंबल है। और फ्रेजेस क्या है, इसका बोलने का तरीका क्या है, बिलोंग्स टू है ना, और इसका बोलने का तरीका क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू है ना। तो इसका तरीका क्या है, बिलोंग्स टू, और इसका तरीका क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसे क्रॉस करने से डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, मतलब जो एलिमेंट है उससे बिलोंग नहीं करेगा। अब आगे देखिए कि कैसे हम, जैसे एक मैंने V सेट लिया, सेट ऑफ ऑल वोवेल्स है ना, और ऑल वोवेल्स, तो A जो है, A क्या करेगा, A वोवेल्स में बिलोंग करेगा, तो A बिलोंग्स टू V, बट B डज नॉट बिलोंग्स टू V, क्योंकि V में B जो वोवेल्स के सेट में B कहाँ से आता है, वोवेल्स के सेट में तो A E I O U आता है ओनली, बट B नहीं आता, तो क्या बोलेंगे, A बिलोंग्स टू V बट B डज नॉट बिलोंग्स टू V है ना। तो थ्योरेटिकल पढ़ा दिया। अब देखेंगे हम सेट को रिप्रेजेंट मतलब करने का तरीका, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म है ना, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है ना, और सेकंड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है ना। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म आसान है, बट सेट बिल्डर फॉर्म में थ्योरेटिकल टाइप में लिखेंगे। जैसे ऐसा लिखा मैंने, x इज लेस देन 5, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नंबर विच इज लेस देन 5, विच आर लेस देन 5, तो ऐसे लिखेंगे सेट बिल्डर में। और अगर मेरे को ये लिखना है कि रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो मैं कैसे लिखूँगा, 1 2 3 4 5, 4 है ना, 4 यहाँ तक, क्योंकि लेस देन 5 है, इक्वल नहीं है, तो ऐसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको दो नोट लिखाऊंगा, पहला है रोस्टर और टेबुलर, दोनों को रोस्टर भी बोल सकते हैं, टेबुलर भी बोल सकते हैं, पर मोस्टली रोस्टर यूज़ होता है। और दूसरा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम देखेंगे दोनों टाइप के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेथड ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ ए सेट को रिप्रेजेंट करने की मेथड्स क्या हैं, मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ ए सेट की रिप्रेजेंट कैसे करें। तो दो इसकी रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। नंबर 1 है
रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। कैसा है? रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। दूसरा क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। तो जो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म है उसमें कैसा 1 3 5 7 9। और अगर मैंने बोला कि सर ये ऐसे ही क्यों कि 1 3 5 7 9 ऐसे ही हो गए, नहीं, ये लिस्टेड ऐसे यू मटेरियल भी हो सकते हैं, जैसे कि 1 पहले लिख दिया, 5 लिख दिया, 3 बाद में लिख दिया, 9 पहले लिख दिया, 7, ये दोनों सेम ही है। मतलब ये इर्रिलेवेंस है ना, लिस्टिंग से इर्रिलेवेंस है ना, इसमें लिस्टिंग का नहीं रहता, किसी को भी आगे पीछे लिख दो। पर एक मेन बात यह है कि जब हम इसको नोट करते हैं, जैसे कि एलिमेंट्स जो स्कूल वर्ड को परफॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है? फॉर्मिंग कर रहा है, किसकी? स्कूल वर्ड की फॉर्मिंग कर रहा है। इसको हमको एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि रोस्टर फॉर्म का बता रहा हूँ, है ना। रोस्टर फॉर्म में मैंने बोला कि वो वर्ड जो स्कूल को फॉर्मिंग कर रहा है, स्कूल वर्ड को फॉर्मिंग कर रहा है, उनके लेटर लिखो, मतलब एलिमेंट्स लिखो। तो अपने को क्या करना है? ये SCHOOL है ना, स्कूल लिखा है ना, स्कूल लिखा। तो अपने को क्या करना है? इसको रोस्टर फॉर्म में अपने को डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेना है, एक ही एलिमेंट लेना है। जैसे 2 आया इसमें तो एक बार लेना है रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे? SCHOOL, ये जो O है ये एक ही बार लिखाएगा, डिस्टिंक्ट, और एक बार रिपीट नहीं होगा, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा। जो स्कूल वर्ड को फॉर्मिंग कर रहे हैं वो लेटर उनको लिखेंगे, है ना, फॉर्म कर रहे हैं उनको लिखेंगे। और जो इसका जो वो रहता है लिस्टिंग, ये इर्रिलेवेंस होती है। इसको या तो ऐसे भी लिख सकते हो, या C आगे लिख सकते हो, S आगे लिख सकते हो, O पहले लिख सकते हो, H उसके बाद L लिख सकते हो, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। जहाँ पे लिस्टिंग इर्रिलेवेंस है, रिलेवेंट नहीं है ना, तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। तो नोट क्या है कि हम जब भी लिखते हैं किसी को रोस्टर फॉर्म में, तो स्कूल वर्ड है तो इसमें 2 बार O आया, तो हमको कितने बार लिखना है? डिस्टिंक्ट और एक बार, यूनिक एक बार लिखना है ना, जो भी रिपोर्ट हो जाए। अगर इसमें 4 आते तो उसको एक बार लिखते, 4 O आते तो एक बार लिखते, ऐसा लिखना है अपने को। और सेकेंड क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म कैसा? V = X सच दैट। इसको क्या बोलते हैं? सच दैट। सच दैट मतलब इस प्रकार है, इस प्रकार है कि X इज ए वोवेल से इन इंग्लिश। जो X क्या है? X वो चीज़ है जो वोवेल से है। तो सेट क्या आएगा? AEIOU। ऐसे इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पे जैसे लिखा X सच दैट, मतलब X इस प्रकार है कि X में सिर्फ वोवेल्स आएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, है ना, इंग्लिश वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और लिख लो यहाँ पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, है ना। यहाँ पे वही चीज़ आएगी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स है। तो आप समझ चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या है ना। तो अब आगे देखेंगे कि इस पे कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म पे क्वेश्चन आते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स, और रोस्टर फॉर्म पे कैसे एग्जाम्पल है वो देखेंगे, है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इसको आपको करना है, अपने को करना है। तो इसको क्या है? राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन। इसका इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट लिखना है किसमें? इन रोस्टर फॉर्म में। किसमें लिखना है? रोस्टर फॉर्म में। उसके पहले मैं एक कॉन्सेप्ट, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस करना चाहता हूँ ये क्वेश्चन करने से पहले। तो क्वेश्चन में क्या है? देखो ये है X, और ये क्या है? जो ये क्या करता है? स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड करता है? सच दैट। इस प्रकार, मतलब सच दैट, है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? सच दैट। और जो ब्रेसेस लगे हैं, ये डिस्क्रिप्शन के विथ इन जो डिस्क्रिप्शन लिखा है इसके अंदर, ये ब्रेसेस लगे हैं, ये वाले, ये क्या बोलते हैं? फॉर ऑल एक्स के लिए होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स, है ना, फॉर ऑल एक्स। तो इतना सा जो महिम इसका ये है, बारीक सा जो कॉन्सेप्ट है कि ये जो डॉट है ये वाला, ये क्या बोलते हैं? सच दैट। ये क्या स्टैंड फॉर किसके लिए स्टैंड है? सच दैट के लिए। और ये जो ब्रेसेस है जिसके विथ इन जो ये लिखा है, क्या लिखा है? एक डिस्क्रिप्शन लिखा है जिसके बीच में, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेसेस। ब्रेसेस क्या है? फॉर ऑल एक्स के लिए, फॉर ऑल एक्स। ब्रेसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? किसके लिए स्टैंड करते हैं? फॉर ऑल एक्स, हर एक्स जो कि एक नेचुरल नंबर है और 3 से 10 के बीच में बिलोंग करता है। तो क्या होगा इसका? 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, है ना, ये एलिमेंट है इसका कहने का मतलब है, ब्रेसेस का मतलब है फॉर ऑल एक्स जो 3 और 10 के बीच में, 3 और 10 के बीच में बिलोंग करते हैं, और एक्स सच दैट। और ये है 2 डॉट, ये ऐसे, ये क्या स्टैंड किसके लिए स्टैंड है? क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सच दैट मतलब इस प्रकार है ना। तो आप समझ चुके होंगे। अब देखेंगे ये एग्जाम्पल कैसा है कि यहाँ पे दिया है
राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें सॉल्यूशन सेट का इक्वेशन लिखना है। तो क्या करेंगे, हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x के सॉल्यूशन -2 के सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्या होगा, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 है ना। जो अब क्या करेंगे, इसको x कॉमन लिया, x प्लस 2 माइनस 1 x प्लस 2। तो इसके x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0 में है ना, इक्वल टू 0। तो इसके रूट से क्या है 1 और 2। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये मान लो सेट A है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे 1 और 2। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखेंगे हम सेट बिल्डर का, अब देख लेते हैं सेट बिल्डर फॉर्म का। तो सेट बिल्डर का फॉर्म का एक क्वेश्चन एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म का। अब देखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म का। सेट बिल्डर फॉर्म का क्या है, तो सेट बिल्डर में लिखना है राइट द सेट। क्या लिखना है, एक सेट लिखना है, राइट द सेट। सेट किस प्रकार का है, सेट है एक्स ब्रेसेस के अंदर बिटवीन डिस्क्रिप्शन एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एक्स क्या होना चाहिए, फॉर ऑल एक्स जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। और रिस्ट्रिक्शन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं इंटीजर्स। और रिस्ट्रिक्शन क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होना चाहिए, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो इसको क्या लिखना है, राइट दी, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, है ना। रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ना, रोस्टर फॉर्म। तो क्या आएगा, तो रोस्टर फॉर्म में अपन को रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, ये है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, आपको मालूम कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है, डिस्क्रिप्शन लिखा है विथिन 2 ब्रेसेस, और एक जो सच दैट का एक वो लगा है ना, सिंबल, है ना। तो क्या इसके पॉजिटिव इंटीजर देखो 1 है, पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, है ना, पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 क्या आएगा, इसमें 0 आएगा, 0 एक इंटीजर है तो वो भी आएगा। -1 भी आएगा जो एक इंटीजर है ना, -1 1 2 है ना। क्या पॉजिटिव इंटीजर, हाँ पॉजिटिव का बोला तो माइनस नहीं आएगा। तो देखो क्या आएगा उसमें 0 आएगा, 0 भी एक पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर इज लेस देन 40। तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा एक, तो 2 का स्क्वायर इज लेस देन 40, तो 2 भी आ जाएगा। 3 का स्क्वायर इज लेस देन 40, है ना, तो 3 भी आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर इज लेस देन 40, तो 4 भी आ जाएगा। 5 का स्क्वायर इज लेस देन 40, तो 5 भी आ जाएगा। और 6 का स्क्वायर इज लेस देन 40, है ना। 7 का स्क्वायर इज नॉट लेस देन 40, तो 7 नहीं आएगा, नॉट लेस देन 40, तो 6 तक आएगा। तो इसका आंसर है 1 2 3 4 5 6। 0 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव मतलब 0 के बाद के इंटीजर, है ना माइनस के आएंगे। तो आपने देखा है कि ऐसे अपन रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। अब देखेंगे कि एक सेट बिल्डर फॉर्म का क्वेश्चन देख लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ना। तो राइट द सेट, यहाँ पे एग्जांपल में तो वही लिखा रहते हैं, राइट द सेट। कैसा सेट, अपन इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में और उसको बनाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में और उसको लिखाएंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट कौन सा सेट लिखना है, राइट द सेट प्रिंसिपल, कैसा, PRINCAL, है ना। तो ये क्या है, PRINCL ऐसा लिखा है ना। तो इसको राइट द सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म के, सेट बिल्डर फॉर्म अपने को किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको राइट करना है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है ना। तो कैसे करेंगे, तो सेट बिल्डर में है एक्स सच दैट एक्स इज, यहाँ पे लिखेंगे विद इन एक्स, यहाँ पे क्या लगाएंगे, सच दैट एक्स इज अ लेटर फॉर्मिंग क्या कर रहा, फॉर्मिंग द वर्ड प्रिंसिपल, क्या कर रहा है, जो प्रिंसिपल वर्ड को फॉर्म कर रहा है,
जो प्रिंसिपल वर्ड को फॉर्म कर रहा है ना। इज ए लेटर, एक से क्या है, एक लेटर है जो प्रिंसिपल वर्ड को फॉर्म कर रहा है ना। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे है ना। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे विथ इन लिखा डिस्क्रिप्शन, तो ये ऑल एक्स के लिए है जो प्रिंसिपल वर्ड को फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे पी एक बार लिखा है क्योंकि रोस्टर फॉर्म में एक बार आता है, अगर पी 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे है ना, और 3 बार आया तो 3 बार नहीं, मतलब 2 बार आया तो 1 बार ही लिखेंगे, और 3 बार आया तो भी 1 बार लिखेंगे। यहाँ पे यूनिक बार लिखना है ना। तो ऐसे होता है। अब देखेंगे आगे। अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, उसमें है वी राइट द सेट। एक और देखेंगे सेट बिल्डर का, तो क्या है, राइट द सेट। किस सेट को लिखना है, राइट द सेट ए इक्वल टू 1 4 9 25 डैश। तो कैसे लिखेंगे इसको, इन सेट बिल्डर फॉर्म में अपने को लिखना है ना। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में x सच दैट x इज सेट ऑफ x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या है, x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायर हो रहा है नेचुरल नंबर का है ना। x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर। और इसको एक टाइप से और लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं है ना, वेयर x n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसको 2 टाइप से लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपने देख लिया है कि कैसे इसको लिखेंगे है ना। अब देखेंगे क्वेश्चन है, आप देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 में कुछ क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा। तो लिखो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 क्या बोलती है कि राइट द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाइड योर आंसर। अपने को सेट से बताना है। तो क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग